Welcome back, all dear student. Today we are going to start something is new, that is related to the concentration term of solution. तो कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर हमें क्या क्या डील करना है, सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि सॉल्यूशन है क्या, उसके बाद ही तो हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद चलेंगे कुछ कंसंट्रेशन टर्म पे। और बहुत सिंपल से प्रोस्पेक्ट है, सिर्फ समझते जाओ और करते जाओ। देखिए अब हमारे पास है सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन इज ओनली ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन केमिकल रिएक्टिंग सब्सटेंस। देखो सॉल्यूशन कैसे बनता है, जैसे ए कंपोनेंट आ गया, बी कंपोनेंट आ गया, दोनों को हमने मिक्स कर दिया और मिक्स होने के बाद एक जैसा फेस दिखाई दे। जैसे मान लो मिल्क में वाटर डाल दिया तो वो क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन है। वो शुगर में वाटर डाल दिया, क्या है वो, एक तरह का सॉल्यूशन है वो। आप शुगर को जब वाटर के अंदर ऐड करते हो तो आपको एक जैसा फेस मिलता है, अगर डिजोल्व हो जाए तो वो। इसी तरह से मिल्क को वाटर में डाल दिया तो क्या होगा, एक जैसा फेस दिखाई देगा, मतलब यूनिफॉर्म फेस जहाँ पे बनेगा। और वो आपस में केमिकली रिएक्ट ना करें, अगर केमिकली रिएक्ट कर गए तो वहां पर सॉल्यूशन हम नहीं बोल सकते उसको। सॉल्यूशन क्या है, सिंपली डिफाइन करते हैं। देखिए it is a homogeneous mixture of two or more non chemically reacting substance। तो वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। सॉल्यूशन क्या है, जब हम देखो ए और बी को मिक्स करेंगे। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, ये ए कंपोनेंट है और ये बी कंपोनेंट है, जैसे मान लो कुछ इस तरह का है, ठीक है। और फाइनली हमें मिक्स होने पे बिल्कुल सेम कंपोनेंट मिल जाए तो ये क्या है, सॉल्यूशन। बट ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, नॉन केमिकली रिएक्टिंग। क्या होने चाहिए, ये नॉन केमिकली रिएक्टिंग। तो ए और बी मिक्स टू गिव यूनिफॉर्म फेज विदाउट एनी केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ टर्म्स को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है कंसंट्रेशन टर्म्स। देखिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें स्टडी करनी है इसके अंदर। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर भाई स्ट्रेंथ क्या होती है। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इसके बाद परसेंटेज वेट बाय वेट फाइंड आउट करना है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फिर हम करेंगे नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, पीपीटी। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और पीपीटी मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड। क्या होगा, पार्ट्स पर थाउजेंड। तो ये कुछ टर्म्स है हमारे सामने जिसको हमें वन बाय वन डील करना है, और कुछ चीजें और भी आएंगी बीच में, उसको भी हम लोग डील करेंगे। बट वन थिंग, जब भी हम लोग इस टर्म को डील करेंगे तो हम लोग एक एक न्यूमेरिकल्स के साथ चलेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस होगा, इसके हमारे जो कंसंट्रेशन टर्म है उसके होगा। देखिए तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ के ऊपर। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज सिंपल टू से ग्राम पर लीटर। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि कितना सोल्यूट इन ग्राम में जो आपने कंसीडर किया है और उसको आपने 1 लीटर में ऐड किया। जैसे मान लो मैंने 2 ग्राम NaCl को 1 लीटर वाटर में ऐड कर दिया, तो वो क्या होगा, वो स्ट्रेंथ हो जाएगी किसकी, NaCl की। अगर मैं ज्यादा ऐड कर दूं तो ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी, और कम ऐड करूंगा तो कम स्ट्रेंथ होगी। अरे भाई 4 ग्राम ऐड किया तो 4 ग्राम होगी ना, 2 ग्राम ऐड किया तो 2 ग्राम होगी। तो काफी सिंपल सा प्रोस्पेक्ट है। देखिए द अमाउंट ऑफ
solute in gram added to the volume of solution per liter are known as strength. अगर हम लिखना चाहे तो स्ट्रेंथ क्या होती है, देखो स्ट्रेंथ को हम सिंपली बोल भी सकते हैं, देखो मास बोल दो चाहे वेट बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट किसमें है, ग्राम में, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, लीटर में। तो फाइनली जो आंसर आएगा किसमें आएगा, वो ग्राम पर लीटर के अंदर आएगा। तो दिस इज व्हाट, स्ट्रेंथ। ये क्या हमारे पास, स्ट्रेंथ। और जब हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, किसकी, सॉल्युबिलिटी की, मैं बता देता हूं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है। अब मान के चलो हमारे पास ये शुगर है और शुगर को हमने वाटर में ऐड किया। हम मान लेते हैं 2 ग्राम शुगर को हमने वाटर में ऐड किया, तो 2 ग्राम शुगर को अगर हमने पर लीटर ऐड किया है तो वो उसकी क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई 2 ग्राम पर लीटर। बट ऐसा फिक्स थोड़ा है कि 2 ग्राम ही ऐड होगा, इससे ज्यादा भी तो ऐड हो सकता था ना, 4 ग्राम 5 ग्राम। तो जो मैक्सिमम अमाउंट होता है ना, उसी हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। अब देखो मैं एक बात करता हूँ, हम लोगों ने एक गिलास ले लिया है पानी का, ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल सा हम लोग ले लेते हैं कोई भी ग्लास, ठीक है, ये ग्लास ऑफ वाटर ले लिया। इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर हमने क्या किया, इसमें 200 ml या 100 ml ले लेते हैं, 100 ml वाटर ले लिया। क्या ले लिया, 100 ml वाटर। अब इस 100 ml वाटर में मैं शुगर ऐड करता गया और करता गया, ठीक है। ए टाइम टू कम, जब शुगर डिजोल्व होना बंद हो गई, तो जब शुगर मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट पे थी, मतलब कि जैसे मान लो 100 ml के अंदर हमें पता है, हमने एक्सपेरिमेंटली डाटा लिया कि भाई 5 स्पून ही ऐड हो सकते हैं, तो 5 स्पून तक ऐड हुए ना, तो वो क्या हो गया, सैचुरेशन। अब जैसे अब आप एक्स्ट्रा में एक जो क्रिस्टल भी डालोगे ना शुगर का, वो डिजोल्व नहीं होगा, इट मीन्स वहां पर क्या आ गया, अनसैचुरेशन। अगर मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा चले गए तो क्या हो गया, अनसैचुरेशन। और उस पे बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पे हो तो क्या होगा आपके पास, सैचुरेशन। और उससे पहले क्या होगा, अनसैचुरेशन। इसको समझने का एक तरीका और देखते हैं। आपका मार्क जो आपका पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है ना, आई थिंक, ठीक है। तो 100 मार्क्स का जो पेपर है उसमें अगर 100 में से 100 ले लें तो वो है सैचुरेशन। क्या है, सैचुरेशन। अगर ऊपर चला जाए तो वो क्या हो गया, अनसैचुरेशन। वैसे जाएगा नहीं कभी भी, ठीक है। और नीचे हो जाए तो वो क्या है, अनसैचुरेशन। तो मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया है सैचुरेशन को डिफाइन करने के लिए। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, फिक्स हो गई। मैक्सिमम क्वांटिटी में हम ऐड कर रहे हैं तो सोल्युबिलिटी आ जाएगी। अब उससे क्या आइडिया लगा लेंगे, मान लो 5 स्पून गए 100 ग्राम में, कितने में गए, 100 ग्राम में। या हम लोग अगर सोल्युबिलिटी लिक्विड की टर्म में लेते हैं तो 500 ml ले लेते हैं, किसका, सोलवेंट का, ठीक है। तो 100 ml में कितने स्पून गए, 5 स्पून। 5 स्पून का वेट था मान लो 10 ग्राम, 20 ग्राम शुगर होगी, मान लो 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम इन 100 ml, ये फिक्स डाटा हो गया ना। अगर हमसे पूछे कोई 2 लीटर में कितना होगा, तो वहां पे हमें डिजोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इस डाटा से ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना होगा। हम बताएंगे 20 ग्राम में कितना, 20 ग्राम जाएगा 100 ml में, ठीक है। तो 100 ml में कितना गया, 20 ग्राम। अब 1 ml में कितना जाएगा, 20 अपन में 100, और 1000 के लिए निकालना है तो 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आ रही है बात यहाँ पे। तो मैंने एक सिंपल सी बात करी अभी स्ट्रेंथ और सॉल्युबिलिटी को लेकर के। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट पे, इसी में देखते जाओ। अब मैं बात कर रहा हूं मोल फ्रैक्शन को लेकर के। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये नहीं आया तो बाकी चीज भी अप्लाई नहीं होगी। देखो मोल फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द
total number of moles, to the total number of moles। अब मान लो मुझे देखो मोल फ्रैक्शन बेटा प्रेजेंट किए जाते हैं x से, किससे, x से। और जनरली एक बात ध्यान रखना, सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो ए कंपोनेंट मान लेते हैं, बी कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। बाइनरी मतलब जहां पर दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। मैंने ए को मान लिया क्या, सॉल्वेंट, और बी को क्या मान लिया, सॉल्यूट। जो लेस अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, जो मोर अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब देखो मैं इसको प्रेजेंट करता हूं, देखिए जैसे मान लो हमें किसका निकालना है, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन ही है, ए प्लस में बी गिव द फॉर्मेशन ऑफ क्या है, सी। तो मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। बेटा फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो एक हमारे पास 100 रुपीज है, या कोई 100% चीज है, 100% चीज है और 10% खड़े हैं। अगर हमने 10% उन 100% चीज को डिवाइड कर दिया तो 10% जिसके पास गया वो मोल फ्रैक्शन है, 10% पूरे कंपोनेंट का उसके पास है। तो 100% से ऊपर कभी भी मोल फ्रैक्शन नहीं होता। अगर हम परसेंटेज की टर्म में निकाल लें तो 100% बोल रहे हैं, और सिंपल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1। क्या बोलेंगे, 1, क्योंकि 1 को 100 से मल्टीप्लाई करते हुए परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 जो होता है मोल फ्रैक्शन का टोटल सम होता है, चाहे कितने भी मोल फ्रैक्शन हो। अब मान लो हम लोग एक बात करते हैं, हमारे पास 100 रुपए है, ठीक है, और हमें 10% में डिवाइड करना है, तो 10 डिवाइड कर देंगे, 10 टाइम्स हो गया। समझ में आ रही है बात ये। अगर हमारे पास 20% है तो हम उसको भी डिवाइड कर देंगे, 5 रुपीज दे देंगे सभी को। और मान लो कोई कहते हैं 100 में डिवाइड करना है तो हम 1 रुपीज दे देंगे। तो आपने एक चीज देखा, टोटल सम हमेशा क्या आ रहा है, 100। भाई 100% को हमने 1 रुपया दिया तो टोटल सम करके हम क्या निकालेंगे, 100 ही आएगा। 20% को हमने 5 रुपीज दिए तो टोटल सम फिर भी कितना आया, 100 ही आया। अब मान लो 10 रुपीज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 10% में, उसका भी सम कितना आया हमारे पास, 100 ही आया। तो जो 100 है ना वो डिवाइडेशन मतलब फ्रैक्शंस बन सकते हैं। अब मान लो 2% है तो 50-50 हो जाएगा ना, तो बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। 3% है 33.3, 33.3, 33.3। 4% है तो कितना होगा, उसको फर्दर डिवाइड कर देंगे। 5 है तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो इस बात को कि भाई एक अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, टर्सरी है तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये हम जनरल एग्जांपल ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 1% को, जैसे मान लो आप और हम है, ठीक है, 100 रुपीज है, 70 रुपीज मैं आपको दे देता हूँ और 30 रुपीज मैं ले लेता हूँ। तो क्या हुआ, आपके पास मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, उसका ज्यादा हुआ, और मेरे पास क्या हुआ, कम हुआ। तो जनरली आप सॉल्वेंट हो गए, मैं क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो देखिए अब आगे इसी तरह से क्वेश्चंस करेंगे। देखो ए प्लस में बी क्या मिला हमें, सी। अब हमें क्या करना है, ए और बी दो ही तो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, तो 2 कंपोनेंट से हमें सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मान लो सॉल्यूशन बना हमारे पास। अब एक्स ए, क्योंकि रिएक्ट तो नहीं करेगा, ध्यान रखना, सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पर। एक्स ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे, वही वाली बात हो गई सेम, कि अगर मुझे ए कंपोनेंट का निकालना है, जैसे सिस्टम के अंदर ए भी है और बी भी है, और हमें निकालना है किसका, ए का परसेंटेज, जो मोल फ्रैक्शन है किसका निकालना है, ए का। तो क्या करेंगे, ए के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स करना बहुत सिंपल है, दो सॉल्यूशन के लिए, बाइनरी के लिए, तो ए और बी हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालना काफी अच्छे तरीके से सीखा है, और जिसने नहीं सीखा है वो लेक्चर नंबर 10 जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, लेक्चर नंबर 10। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, अब हम बात कर रहे हैं एन ए, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे अब एक एग्जांपल लेता हूं मैंने लिया 2 ग्राम ऑफ NaOH इन, चलो 20 ग्राम ले लेते हैं, 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 44 ग्राम ऑफ CO2। समझ में आ रही है बात ये। तो आपके पास 20 ग्राम तो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो हम निकाल लेते हैं पहले जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हम जनरली बी से प्रेजेंट करते हैं। आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, आप यहाँ पर सॉल्यूट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने माना है बी लिया, कोई पर्सन 2 भी मान सकता है भाई, कोई N1 भी मान सकता है, अपनी अपनी नोटेशंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें NB हमारे पास क्या है देखते हैं। NB हमारे पास हो गया गिवन मास 20 अपॉन में मोलर मास कितना होता है NaOH का 40, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास।
गिवन मास अपॉन में क्या आ गया, मोलर मास। अब इसी तरह से मैं Na का निकाल लेता हूँ। गिवन मास 44 और CO2 का मोलर मास भी कितना होता है 44। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 1 और यहाँ से मेरे पास आ गया 0.5 निकाल लिए। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो XA का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है 1 अपॉन में 1 प्लस में 0.5, यू विल गेट 1 अपॉन में 1/5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, B को रख लेंगे ऊपर। B कितना है 0.5 अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो 1 प्लस में 0.5 कितना आ गया 0.5 अपॉन में कितना आ गया 1.5। इसको आप काट भी सकते हो, देखो कैसे करेंगे, पॉइंट हटाया 10 ऊपर गया तो यहाँ से आ गया 2/3। क्या आ गया 2/3। और यहाँ से भी हम बात करें तो पॉइंट से पॉइंट गया तो क्या आ गया ये 1/3। कितना आ गया 1/3। और मैंने आपको एक बात बताई थी, कितना भी मोल फ्रैक्शन को डिवाइड कर लो फाइनली जो सम होगा वो 100% मतलब 1 होगा। अब देखो A और B का मैं सम करता हूँ, A और B का अगर मैं सम करता हूँ तो मेरे पास A का डाटा कितना है 2/3 और B का डाटा कितना है 1/3। एलसीएम अगर सेम है तो 1 प्लस में 2 कितना हो गया 3, कितना आ गया यहाँ पर 1। तो ध्यान रखना, चाहे बाइनरी सॉल्यूशन हो चाहे टर्सरी हो, कुछ भी हो XYZ, हमारे पास आंसर कितना, टोटल सम कितना आएगा 1 ही आएगा इस केस में। ठीक है, इसी तरह से हम आगे चलते हैं। एक एग्जांपल में टर्सरी सॉल्यूशन को और करवा देता हूं आपको ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। देखिए देखो फॉर टर्सरी सॉल्यूशन, फॉर टर्सरी सॉल्यूशन, तो टर्सरी सॉल्यूशन में हमें करना क्या है, देखो बहुत सिंपल सा प्रोस्पेक्ट है इसके अंदर भी। अगर हम बात करें टर्सरी सॉल्यूशन की, देखो तो हमारे पास जैसे मान लो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स बी भी गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी भी गिवन है। टर्सरी सॉल्यूशन हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर 1 है या 2 है या 3 है, कोई प्रॉब्लम, मैंने जनरल डाटा ले लिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए XA निकालना है तो क्या होगा NA अपॉन में टोटल, टोटल क्या A B और C। तो 1 अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस में 2 प्लस में 3। तो फाइनली क्या आ गया 3 प्लस में 2 कितना हो गया 5 और 1 कितना हो गया 6। तो हमारे पास कितना आ गया 1/6। अब XB निकालना है तो क्या होगा 2 अपॉन में कितना हो गया 6, तो 1/3 आ गया। ये 1/6 लिख लेते ताकि एलसीएम में प्रॉब्लम ना आए। अब XC की बात करें तो कितना है 3 अपॉन में 6, तो यहाँ पर 3/6 ही लिख लेते हैं। समझ में आ रही बात ये, एक बार फिर चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। देखो 2/6 आना था यहाँ पे, ये मिस्टेक है तो 2/6 हो गया। अब क्या करना है, इन तीनों का सम करना है हमें। तो सम कैसे करेंगे, A B और मोल फ्रैक्शन ऑफ C। 1 कितना है 1/6, 2/6, 3/6। तो एलसीएम सेम है ना, तो 6 हो गया, ऊपर सम भी कितना आया 6 हो गया। तो फाइनली कितना आया हमारे पास 1 आ गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरह से हमें आगे चलना है, देखते जाओ। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज कंपोजिशन वेट बाय वेट या परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट, इनके बारे में बात करेंगे। तो परसेंटेज वेट बाय वेट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी अभी हम परसेंटेज कंपोजिशन पिछले लेक्चर में करके आए हैं। तो देखो क्या करना होता है, जैसे मान लो MgSO4 ही है, ठीक है, या इसमें अब क्या बात होगी, जैसे A और B दो कंपोनेंट है, ठीक है, मुझे A का परसेंटेज निकालना है वेट बाय वेट। क्या निकालना है, वेट बाय वेट। तो ये पर्सन कितना ग्राम के अंदर है, अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल, क्या आ जाएगा टोटल। तो देखिए क्या करना है, मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी यहाँ पर कि मास को मेन प्रायोरिटी मिली है। जैसे मैंने कहा आपको 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ H2। आ रही बात समझ में। और मैंने पूछ लिया परसेंटेज वेट बाय वेट निकालो, किसका, NaOH का। तो भाई कितना ग्राम है मास, 2 ग्राम है ना, और वाटर का कितना है 100। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब 2 प्लस में 100, तो 2 प्लस में 100
2 अपॉन में कितना आ गया 102, परसेंटेज में निकालना है तो क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो यहां से निकाल सकते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट। नेक्स्ट देखो इसी में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब कुछ नहीं करना, देखो मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या आ गया 100। आप यहाँ पर ग्राम में ले रहे हो तो ये ml में ही पुट करोगे यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो मैंने आपको कह दिया 2 ग्राम ऑफ NaOH in 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको सीधी दे दी कितनी 100 और NaOH का कितना दे दिया 2 ग्राम। मान लो परसेंटेज बाय वेट भी किसी का निकालना है हमें, NaOH का ही निकालना है, तो क्या करेंगे 2 अपॉन में 100 इंटू में क्या आ गया 100, तो हमारे पास कितना आ गया 2%। समझ में आ रही बात, 2% वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम, दिस इज व्हाट वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर हो रही है बात। अब बात करते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। तो देखिए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या आ जाएगा 100। इस तरह से हम सिंपली इसको भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको वही वाली बात है भाई 50 ml इन 100 ml NaOH, 50 ml CO2 इन 100 ml NaOH, तो क्या करेंगे भाई, जैसे मुझे मान लो CO2 का निकालना है, परसेंटेज किसकी निकालनी है CO2 की, तो CO2 का कितना है 50 ml, 50 प्लस में 100 टोटल कितना हो गया 150 इंटू में क्या आ जाएगा 100, 10 से 102 और ये 3, तो आ गया 100 बाई 3, 33.3% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, इसको ट्राई करेंगे और भी न्यूमेरिकल पोर्शन की क्लास में लोग लेंगे। देखिए आगे, पहले कॉन्सेप्ट फिर न्यूमेरिकल। देखिए तो अब हमारे पास बात आ रही है कि भाई नेक्स्ट पोर्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। एक तो मोलैलिटी के बारे में पढ़ना है हमें, एक मोलैलिटी के बारे में पढ़ना है हमें, एक पढ़ना है हमें फॉर्मेलिटी के बारे में, और एक पढ़ना है हमें नॉर्मेलिटी के बारे में। तो एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमें स्टडी करनी है। देखो हमारे पास नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोलैलिटी, चारों को मैं अलग अलग भी एक्सप्लेन करूंगा। एक बार कंबाइंड स्टडी देखते हैं इसकी क्या करना है। तो हमारे पास मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूँ, और यहाँ बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही है यहाँ पर। ये हमारे पास क्या बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मेलिटी, तो ग्राम फॉर्मूला मास की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एक लास्ट टर्म रह गई मोलैलिटी, ये डिफर है मोलैलिटी। इसमें हम लोग बात करते हैं पर केजी ऑफ सॉल्वेंट के केस में। एक बार इस तरह समझो, फिर एक एक करके इनको अलग से भी एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं भाई ये वाला ये जो है वो किसका पार्ट है मोलैरिटी का। और मोलैरिटी क्या बोलती है ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर, मतलब किसमें लिया जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। सेकंड केस ये किसका है नॉर्मेलिटी का, किसका है ये नॉर्मेलिटी का। तो नॉर्मेलिटी को डिफाइन करना बहुत सिंपल है, क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं भाई ये केस किसका है, ये है फॉर्मेलिटी का।
किसका है ये? फॉर्मेलिटी का। तो फॉर्मेलिटी क्या है? फॉर्मेलिटी का मतलब है ग्राम फॉर्मूला मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर। समझ में आ गई बात? ये तीनों की तीनों चीजें हमारे पास इस पे डिपेंड कर रही है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और इसमें ग्राम फॉर्मूला मास। और ये जो टर्म है वो थोड़ी सी हमारे लिए डिफरेंट है। इसमें क्या लेंगे? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। किसको? इसी को ही लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को किस में लेंगे? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। आई थिंक इस ग्राफ से कुछ आपको इसको जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर कुछ क्लियर हो रहा होगा। चारों की चारों चीजें सामने लिखी हुई है। नॉर्मेलिटी जो है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर होती है सॉल्यूशन के। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर होता है सॉल्यूशन के। ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर होता है किसके? सॉल्यूशन के। और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रही बात? ये चारों डेफिनेशंस काफी क्लियर है। मैं एक बार लिख देता हूँ इसके बारे में, एक बार देखो थोड़ा सा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी? नॉर्मेलिटी की। किसकी? नॉर्मेलिटी की। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर। समझ में आ रही बात? मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेनी है? हमें लीटर में लेनी है यहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी। तो इसमें क्या है? मोलैरिटी में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। ठीक है, अब इसकी बात कर लें तो इसमें भी यही होगा। ग्राम फॉर्मूला मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी में क्या होगा? मोलैरिटी इंडिकेट की जाती है स्मॉल m से, मोलैरिटी इंडिकेट की जाती है कैपिटल M से, और ये किससे इंडिकेट की जाती है? N से। और फॉर्मेलिटी इंडिकेट की जाती है कैपिटल F से। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके इन पे थोड़ा सा एक बार रैपिड रिवीजन डलवा रहा हूं दोबारा से, बस ध्यान देखो। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर? हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी के ऊपर। तो देखिए मोलैरिटी में क्या होगा? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, वही होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको बेटा मैं NB से, नंबर ऑफ मोल्स को N से और B को सोल्यूट से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। समझ में आ रही बात ये? अब देखो मोलैरिटी को और भी कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मैं गिवन मास को W से प्रेजेंट कर रहा हूँ और मोलर मास को M से, तो WB अपॉन में MB। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है? लीटर में। समझ में आ रही बात यहाँ तक? मतलब यहाँ पर जो भी वॉल्यूम सॉल्यूशन की आप लिखोगे किसमें लिखोगे? लीटर में लिखोगे। अब M क्या आ गया? WB अपॉन में MB। अगर मान लो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दे रखा है? ml में, तो आप लोगों को इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से। अब आप देखो 1000 नीचे, तो 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो WB अपॉन में MB, अगर वॉल्यूम ml में आए तो यहाँ पर 1000 मेंशन करना। तो ये हमारे पास क्या हो गया? मोलैरिटी का फॉर्मूला जनरेट हो गया। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? अब मोलैरिटी को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मोलैरिटी है क्या? मोलैरिटी इज ओनली ए कंसंट्रेशन टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी को कैसे हम मोलर बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मोलर। और इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है? कैपिटल M के साथ। आ रही है बात समझ में? अब देखो आगे क्या करना है हमें। इस पे मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। देखिए 2 ग्राम ऑफ NaOH in 100 ml volume of solution, find मोलैरिटी। क्या फाइंड आउट करनी है? मोलैरिटी। तो भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, देखते जाओ, गिवन मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम है, NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40।
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100, तो मैंने बताया था अगर ये ml में दे रखा हो तो इसको 1000 से डिवाइड कर देना, तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। तो 20 से 20, 10 से 10, 1/2, तो 0.5 मोलर आंसर आ गया। इस मोलर को हम कैपिटल M भी बोल सकते हैं, 0.5 मोलर भी बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात ये। अब बात आती है कि भाई इसके अंदर और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक बार, हम बात कर रहे हैं मोलैरिटी को लेकर के। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें समझ में आ गया भाई, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और वॉल्यूम अगर ml में है तो क्या करना है हमें 1000, ठीक है। और इसको अगर हम ब्रीफ करके लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं WB अपॉन में MB। अगर वॉल्यूम डायरेक्ट लीटर में दे रखे तो और ब्रीफ हो जाएगा ये। और अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स ही दे रखे हैं तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया लीटर में आ गया। और ये बात समझ में यहाँ तक। अब देखो क्या करना है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई मान लो आप लोगों को 0.5 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, हैविंग 0.1 मोल्स ऑफ NaOH ले लो। पूछ लिया फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपसे पूछ लिया क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए तो सीधी सी बात हो गई, मोलैरिटी कितनी है 0.5, ये टोटल क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, कितना दे रखा है 0.1, और हमारे पास वॉल्यूम किस में है। अब भाई वॉल्यूम ml में निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगा दो, और लीटर में लगा लिया तो ये वाला लगा दो, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप लीटर में निकाल लो, यहाँ से सीधी वॉल्यूम आ जाएगी। और फिर अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, 0.1 अपॉन में 0.5, तो 1/5 लीटर आ गया। तो लीटर को ml में कन्वर्ट करने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि मोलैरिटी बनाते कैसे हैं लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, तो एक बार वो भी देख लो। भाई जैसे मान लो मेरे को 2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, किसका NaOH का, 2 मोलर सॉल्यूशन किसका बनाना है मुझे NaOH का, ठीक है। लेबोरेटरी के अंदर एक स्टैंडर्ड फ्लास्क मिलेगा आपको, ठीक है, हो सकता है वो 100 ml का हो, 200 ml का हो, बट यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ मेरे पास जो सिलेंडर है या मेजरिंग फ्लास्क है या स्टैंडर्ड फ्लास्क जिसको हम बोलते हैं वो 100 ml है। अब इस 100 ml वाले फ्लास्क के अंदर सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि कितना मैं NaOH वेट करूं। NaOH की क्रिस्टल मेरे पास है, NaOH की पैलेट मेरे पास है। अब क्या करेंगे, देखो मोलैरिटी विल बी इक्वल्स टू व्हाट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स सीधा लिख लें हम यहाँ पर 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH है हमारे पास, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर x, मतलब की वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, WB कितना हो गया x, मोलर मास NaOH का कितना है 40, वॉल्यूम कितनी बना रहे हैं हम लोग 100, ऊपर कितना आ जाएगा 1000, m की वैल्यू कितनी है 0.5। अब x देखो कितना आ गया, 20 से तो 20 कैंसिल हो गया, 0.5 इंटू में क्या आया 40, अपॉन में क्या आया 10, तो 10 से 10 कैंसिल और कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 ग्राम, क्या आ गया 2 ग्राम। अब 2 ग्राम को वेट करके हमें इसके अंदर डालना है, जैसे मान लो ये 2 ग्राम वेट आ गया। अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml बनानी है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा वाटर ऐड करूंगा नियर अबाउट 50 ml, इसको शेक करेंगे, शेक करने के बाद मेरे पास डिसोल्व हो जाएगा NaOH, और यहाँ पर आपको एक मार्क मिलेगा, इस मार्क तक आपको फिल करना है, और वो मार्क आपका 100 ml का होगा। तो आपने एक बात देखी कि 100 ml कैसे बनाया आपने, पैलेट ऑफ NaOH प्लस में वाटर, 100 ml वाटर का नहीं है, वाटर प्लस किसका है सोल्यूट का, सोल्यूट और सॉल्वेंट से क्या बना सॉल्यूशन, क्या बना सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस पे काफी न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग डील करेंगे, देखते जाओ आगे। अभी हम लोग टर्म्स को स्टडी कर रहे हैं सिर्फ। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फॉर्मेलिटी।
बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर कि फॉर्मेलिटी क्या है और मोलैरिटी क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन होना भी जायज है क्योंकि लगभग सेम है। देखो क्या होगा, हमारे पास हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में फॉर्मूला मास, और हमारे पास आ गया अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर 1000, और यहाँ पर भी क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास इनटू में VML मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और 1000। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों चीजें सेम है और सेम है तो फिर डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस भी बता देते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एक क्वेश्चन को लेकर क्योंकि डिफरेंस हम एक क्वेश्चन के थ्रू ही बता सकते हैं। मान लो कोई नॉन डिसोसिएटेड कंपाउंड है या कोई भी सब्सटेंस जो डिसोसिएट ना हो, नो डिसोसिएशन, हम लिख सकते हैं यहीं पर नो डिसोसिएशन, जिसका डिसोसिएशन ना हो, जैसे बेटा यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इनका कोई डिसोसिएशन नहीं होता एक्वस सॉल्यूशन में, नो डिसोसिएशन, इनका कोई डिसोसिएशन नहीं होगा। अगर डिसोसिएशन नहीं होगा तो फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बिल्कुल सेम होगी। मतलब कि आप समझ पा रहे हो कि फॉर्मेलिटी हमेशा किसकी निकलती है, पूरे कंपाउंड की। फॉर्मूला मास लिखा है ना यहाँ पे, पूरे फॉर्मूले का मास। जैसे मान लो मैग्नीशियम सल्फेट है तो मैग्नीशियम सल्फेट पूरे का मास, यूरिया है तो यूरिया का पूरे मास। तो यहाँ पर आप फॉर्मेलिटी निकाल लो, चाहे आप यहाँ पर कुछ भी निकालो, फॉर्मेलिटी यूरिया की निकालो, ग्लूकोज की निकालो, सुक्रोज की निकालो, जो नॉन डिसोसिएटेड है मतलब जिसका डिसोसिएशन ना हो, किसमें एक्वस सॉल्यूशन में या अनडिसोसिएटेड फॉर्म में हम ले रहे हैं। अब जैसे मान लो मैंने ले लिया NaCl, NaCl की मोलरिटी निकालनी है मेरे को मान लो, तो भाई NaCl की भी मोलरिटी निकल जाएगी। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कैल्शियम क्लोराइड लिया मैंने यहाँ पर और मान लेते हैं इसकी हमने मोलरिटी निकाली 0.1 मोलर। क्या निकाली 0.1 मोलर, तो इसकी फॉर्मेलिटी भी कितनी निकलेगी 0.1 मोल फॉर्मल, यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर्मल। ठीक है, अब हमने एक बात और देखी कि भाई इसमें और इसमें फर्क क्या है, फिर ये नहीं समझ में आ रहा। क्या किया हमने, वेट ऑफ सॉल्यूट लिया। जैसे मान लो ये 2 ग्राम था, मोलर मास इसका 111 ग्राम है मतलब 111 ग्राम है, वॉल्यूम मान लो इसने 500 ml ले ली, तो ये भी निकाला तो भी सेम, ये भी निकाला तो भी सेम, भाई दोनों सेम आ गए ना। अब क्या बात आएगी, अब बात यह आएगी कि आपका ये पर्सन जो है वो डिसोसिएट नहीं होगा तो ये दोनों क्या रहेंगे, सेम। अगर ये डिसोसिएट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो गया तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम 2+ की कंसंट्रेशन रहेगी 0.1 मोलर और 2Cl नेगेटिव की क्या रहेगी 2 इंटू में 0.1 मोलर, डबल हो जाएगी इसकी 0.2 मोलर हो गया। तो हमारे पास, इसको मैं एक बार यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ, तो यहाँ पर 1 आयन है तो इसकी सेम रहेगी 0.1 मोलर, यहाँ 2 है तो इसका डबल हो जाएगा 0.2 मोलर। बात यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा है कि सर फिर फॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस भाई सिंपल है, अगर कोई आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट होता है तो डिफरेंस 100% जनरेट होगा, तो वहां पर बेटा हम इसकी मोलरिटी 0.1 नहीं बोल पाएंगे। कंपाउंड की मोलरिटी नहीं होती, जो कंपाउंड डिसोसिएट हो जाते हैं उनकी होती है फॉर्मेलिटी। कंपाउंड की क्या होगी, फॉर्मेलिटी। अगर कोई कंपाउंड डिसोसिएट हो रहा है तो हम वहां पर उस पूरे कंपाउंड की मोलरिटी नहीं निकालेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मेलिटी। अगर मान लो वो डिसोसिएट होता है तो उसके आयंस की क्या होगी, मोलरिटी। अगर वो डिसोसिएट नहीं हो रहा तो वेल एंड गुड है, दोनों फॉर्मेलिटी और मोलरिटी क्या रहेगी, सेम। अगर डिसोसिएट होता है, अगर उसका डिसोसिएशन होने के चांसेस हैं तो यूं समझ लेना मोलरिटी आपकी वो नहीं रहेगी, वो डिपेंड करेगी आयंस पे, और फॉर्मेलिटी आपकी एज सच रहेगी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाट, मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute to the volume of solution in liter. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट होता क्या है, तो वो होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं WB से, अपॉन में आएगा इक्विवेलेंट मास। क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास। और वॉल्यूम अगर ml में हुई तो ऊपर क्या कर देंगे हम 1000। अब देखो अगर बेटा वॉल्यूम लीटर में है तो इसको ऐसे रखेंगे, 1000 पुट नहीं करेंगे। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? वही WB। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास, जिसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं? MB से, अपॉन में आएगा एसिडिटी और बेसिसिटी, इनटू में VmL। अभी समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी, एसिडिटी बेसिसिटी है क्या। यहां तक समझ में आ रहा है प्रोस्पेक्ट। अब देखो हमें करना क्या है इसके अंदर, एक मिनट में पेन चेक। देखिए अब हमारे पास होगा क्या भाई, हमने यहाँ से नॉर्मेलिटी निकाली। नॉर्मेलिटी हमारे पास आई WB, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास MB, और इनटू में VmL, और ऊपर आ गया 1000। और ये जो नीचे एसिडिटी बेसिसिटी थी वो कहाँ चली जाएगी? ऊपर। तो एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, ये फॉर्मूला जनरेट हो गया आपके पास। हर ये बात समझ में यहाँ तक। अब देखो अगर ये फॉर्मूला जनरेट हो गया तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास बात आ गई नॉर्मेलिटी किसके बराबर हो गई। ये पूरा को पूरा चेक करो क्या है, मोलैरिटी है और एसिडिटी, और क्या हो गई है? बेसिसिटी। समझ में आई बात यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा प्रोस्पेक्ट है एसिडिटी बेसिसिटी को फाइंड आउट करना। जैसे मान लो HCl है, H2SO4 है, SNO3 है, ठीक है। इन सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझते हैं भाई एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी, और बेस की क्या होती है? एसिडिटी। तो इसकी क्या होगी? ये एसिड है ना, तो एसिड की होगी बेसिसिटी। HCl में कितने H है? 1। H2SO4 में कितने H है? 2। और HNO3 में कितने H है? 1। तो हमने क्या देखा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन किसके अंदर? एसिड के अंदर। वो उसकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी। अब बेसिसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास आ गया 0.1 मोलर H2SO4, इसके हमें निकालनी है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलैरिटी इनटू में एसिडिटी या बेसिसिटी। मोलैरिटी कितनी है? 0.1, और इसकी बेसिसिटी कितनी आई है? 2। तो आंसर आ गया 0.2 मोलर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस तरह से भी समझेंगे, एक तरीका और भी बताएंगे आपको। तो देखो अब हमारे पास बात आ रही है कि भाई इसके अंदर हम लोग और क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ बेस ले लिए, बेस में मैंने NaH ले लिया, मैंने KOH ले लिया, मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, मैंने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और इसकी निकालेंगे हम एसिडिटी। कितने OH हैं? 1। कितने OH हैं? 1। कितने OH हैं? 2। कितने OH हैं? 3। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। बेस में क्या देखेंगे? एसिडिटी, और एसिडिटी किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन पे। और एसिड के केस में क्या देखेंगे? बेसिसिटी, और बेसिसिटी किस पे डिपेंड करेगी? H+ आयन के ऊपर। अब बात आती है कि हम लोग क्या करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सारी चीजें हम कैसे याद करें। चलो याद भी कर लिया भाई, दिख रहा है साफ, H का मतलब 1 है, H 2 H है, 3 H है, यहाँ पे OH 1 है, OH 1 है, OH 2 है, ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक तरीका बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले एक चीज याद रख लो, NMN, नमन। क्या करना है? नमन। नमन में मैंने एसिडिटी बेसिसिटी को एक अलग तरीके से देखा। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने रिप्रेजेंट किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की फॉर्म में। इस फॉर्म में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब देखो HCl कैसे टूटेगा? H+ और Cl नेगेटिव में ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है? 1 का। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने लिखा था 1 वो करेक्ट है। H2SO4 देखो कैसे ब्रेक होगा,
2H प्लस प्लस में SO4 2 नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 2, HNO3 कैसे टूटेगा H प्लस NO3, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 1, NaOH कैसे ब्रेक होगा Na प्लस OH नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 1, K प्लस OH नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 1, कैल्शियम 2 प्लस 2 OH नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 2, एल्युमिनियम 3 प्लस प्लस में 3 OH नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 3। तो अब हम, अगर आपको समझ में आ गया है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की फॉर्म में बात करेंगे एसिडिटी बेसिसिटी को, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे ही बेस करता है ये। देखिए, तो जिस पर्सन को प्रॉब्लम है वो अपना H देख ले, OH नेगेटिव देख ले, वे कितने हैं कितने नहीं है, तो उस पे आप पे भी कर सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन कभी ऐसे आ जाते हैं जिसमें H और OH होता ही नहीं, तो वहां पे आप एसिडिटी बेसिसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखिए, जैसे मैंने आप लोगों से एक फॉर्मूला जनरेट करवाया है, क्या फॉर्मूला है हमारा, नमन, और हमें फाइंड आउट करनी है क्या, नॉर्मेलिटी। और हमारे पास कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और मैं उनको डिसोसिएटेड करूंगा और उनकी मोलरिटी आपको दूंगा। देखो 0.1, 0.2, 0.3 और 2, ये मैंने आपको मोलरिटी दे दी और मैंने आपको बताया ये NaOH है, ये H2SO4 है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सोडियम सल्फेट। अब इनकी हमें क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी। तो क्या करेंगे, NaOH को तोड़ो, Na प्लस OH नेगेटिव में, 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव में, कैल्शियम 2 प्लस 2Cl नेगेटिव में, 2Na प्लस SO4 2 नेगेटिव में, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 1। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, M इंटू में N, तो N की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर N की वैल्यू भी लिख देते हैं हम लोग 1, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो कितना आ गया 0.1, 0.4, 0.6 एंड 4। ये क्या आ गई हमारे पास, नॉर्मेलिटी। इजिली हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और है जिसमें हम लोग बात करेंगे ppm और ppt पे, मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर 1000। तो देखो इसमें क्या है, सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है लेकिन सबसे आसान है। देखो अब हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ ppm, सॉरी ppm पे बात करेंगे। तो मास ऑफ कंपाउंड, कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का मास अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या करना है अपने को, 100 नहीं करना, मिलियंस में कन्वर्ट करना है ना, तो 10 की पावर 6 कर दो। और पीपीटी वाले केस में क्या हो जाएगा, एज सच, बट 10 की पावर क्या हो जाएगा 1000। पीपीटी क्या होता है, पार्ट्स पर 1000, पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।